हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने BLIS एग्ज़ाम स्पेशल क्लास लेकर के। आज मैं आप लोगों को BLIS 06 का जो बचा हुआ भाग था, कल वाले वीडियो में जो नहीं आ पाया था, वो मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। आज संदर्भ एवं सूचना स्रोत का जो बचा हुआ हिस्सा है BLIS 06 का, वो मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। और मैं एक बार फिर से पुनः आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि जो आपका BLIS 06 है, BLIS 06 का पेपर आपका है 19 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकें परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज संदर्भ एवं सूचना स्रोत का आज इस बुक को जो है कि पूरा आज इसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि जो चीज़ें छूटी हों, आप लोगों से जो छूटी रह गई हों, वो हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। और एक बार आप पुनः अपने से रिवीजन करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमसे छूटी रह गई हों वो आप पूरा कर लें। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो कल, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कल जो हमारी चर्चा थी वो हो रही थी संदर्भ एवं सूचना स्रोत परिचय और महत्व पर बात हो रही थी। ठीक है, इकाई 1 पर बात हो रही थी। इकाई 1 पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई थी, आज उसका कुछ भाग हम पूरा कराएंगे। इकाई 2 है विश्वकोश, प्रकृति, प्रकार एवं मूल्यांकन। इकाई 3 है शब्दकोश, प्रकृति, प्रकार एवं मूल्यांकन, विश्वकोश, शब्दकोश और भौगोलिक सूचना स्रोत। ठीक है, ये 4 इकाइयाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, चारों इकाइयों से प्रश्न बनते हैं। चारों इकाइयाँ अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसा पेपर है, ठीक है, ये ऐसा पेपर है जो आपको कम से कम 70 प्लस मार्क्स देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर देते हो ना, तो 70 प्लस आप आराम से पा जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा विश्वास करो, मैंने खुद पाया है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करके देखो, इसमें अच्छे अंक पा जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कल वाला जो शेष रह गया था इकाई 1 का, वो आज पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद आज हम आप लोगों को विश्वकोश, शब्दकोश, भौगोलिक सूचना स्रोत, वांग्मय सूची, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो देखा करिए तो लगातार देखा करिए। आप चाहें तो ईयरफोन से भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ करके आपको पूरी किताब का जो सार है वो बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को क्या लगा। वैसे मैं आप लोगों से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं हैं जिससे मैं और अच्छे ढंग से वीडियो बना सकूँ। ठीक है, मेरे पास बस अपना एक मोबाइल है और एक ईयरफोन है, जिसके माध्यम से मैं वीडियो बनाता हूँ। इस अगर आवाज़ में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग उसको ज़्यादा थोड़ा सा वो करिएगा, प्रयास कीजिएगा अच्छे से आप सुन सकें, क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं व्यवस्था है जिसके माध्यम से मैं वीडियो बना सकूं। केवल एक मोबाइल और ईयरफोन के माध्यम से मैं वीडियो बनाता हूं। और आगे चलिए, आगे भगवान का अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे और भी व्यवस्थाएं होंगी और अच्छे से लाइव क्लासेस भी मैं चलाऊँगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आइए बिना देर किए हुए द्वितीयक सूचना स्रोत। ठीक है, कल प्राथमिक सूचना स्रोत हो गया था और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द्वितीयक सूचना स्रोत। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ठीक है, अच्छा, द्वितीयक सूचना स्रोत क्या होते हैं भाई? प्राथमिक सूचना स्रोत कल आपने देख लिया था। ठीक है, उसमें क्या था? प्राथमिक सूचना स्रोत वो क्या होते हैं? मौलिक होते हैं। सबसे पहली बात क्या थी कि जो प्राथमिक सूचना स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मौलिक। ठीक है, मौलिक होते हैं। उन्हीं के आधार, उनको हम आधार मान करके, ठीक है, उन मौलिक स्रोतों को हम आधार मान करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं द्वितीयक सूचना स्रोत के बारे में। देखते हैं द्वितीयक सूचना स्रोत का गौण सूचना, इसको क्या कहा जाता है? गौण सूचना स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, और सूचना
कि द्वितीयक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जिन्हें प्राथमिक स्रोतों से संग्रहित किया जाता है, अर्थात इनके माध्यम से प्राथमिक सूचना स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीयक सूचना स्रोत वस्तुतः प्राथमिक स्रोत वस्तुतः प्राथमिक, अच्छा इसको मैं अपनी भाषा में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो द्वितीयक सूचना स्रोत हैं वो प्राथमिक सूचना स्रोतों से संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। अर्थात अतः द्वितीयक स्रोतों का अवलोकन और उपयोग पहले करना पड़ता है, तत्पश्चात मौलिक स्रोतों के उपयोग करने में सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से सूचना सामग्री को प्राप्त करना सरल नहीं होता है, अतः द्वितीयक स्रोतों को अवलोकन करने एवं उपयोग करना पड़ता है। द्वितीयक सूचना स्रोत भी प्राथमिक सूचना स्रोत का जो मौलिक स्रोत है उसको प्राप्त करने में ये भी सहायता करते हैं, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये द्वितीयक सूचना स्रोत के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर पीरियोडिकल्स यानी कि सामयिकियाँ हैं। सभी पत्रिकाओं, मौलिक कृतियों अथवा अनुसंधानों तथा विचारधाराओं का उल्लेख नहीं हो सकता। पर्याप्त सामयिकियाँ में मौलिक कृतियाँ, अनुसंधान, विचारों, संक्षिप्त सूचना, व्याख्या प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सामयिकियाँ। कल भी मैंने सामयिकियों के बारे में बताया था। अनुक्रमणिकाएँ, एक बात ध्यान से देखिएगा, अनुक्रमणिका यहाँ भी मैं बता रहा हूँ और लास्ट में चल करके इसको जो है कि विस्तार से हम लोग भी पढ़ने वाले हैं इंडेक्स को, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अनुक्रमणिका सूचना प्रदान नहीं करती बल्कि सूचना कहाँ पर उपलब्ध है उसी ओर इंगित करती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर सूचना यहाँ पर है तो अनुक्रमणिका आपको बता देगी कि इस पेज पर आप जाइए, आपको ये सूचना प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही होता है, प्रकरणों, आख्याओं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों जिन्हें कृति के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया होगा। वर्णानुक्रम तालिका होती है। ये अनुक्रमणिकाएँ कालक्रमानुसार, भौगोलिक क्रमानुसार भी व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। अनुक्रमणिका, आप इंडेक्स से समझदार हैं, समझ सकते हैं इंडेक्स क्या है भाई, ठीक है। साकरण पत्रिकाएं, साकरण पत्रिकाओं के बारे में अभी साकरण सार लास्ट में हम पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा उसका संक्षिप्त रूप है कि सार का तात्पर्य होता है सूचना का संक्षिप्त रूप, ठीक है। सार मतलब क्या होता है, किसी सूचना का संक्षिप्त रूप। साकरण पत्रिकाओं का तात्पर्य नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली उन पत्रिकाओं से होता है जिनके अंतर्गत मौलिक स्रोतों की पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण लेखों, नवीन शोध, मोनोग्राफ, प्रतिवेदनों, पेटेंट तथा अन्य संबंधित मौलिक स्रोत प्रकाशनों को संक्षेप में सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किया जाता है। किसी विषय विशेष की सूचना पुनर्प्राप्ति के एक उपकरण के रूप में साकरण पत्रिकाएं एक अनुक्रमणिका का कार्य करती हैं, लेकिन अनुक्रमणिकाकरण पत्रिकाएं साकरण पत्रिकाओं के पहल प्रकाशित होती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण भी दिया गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, LISA, लंदन लाइब्रेरी एसोसिएशन, क्वार्टरली, ये आपका 1950, ठीक है। तो ये दे दिया गया क्या, साकरण पत्रिका का एक उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो ये था साकरण पत्रिका, इसके विषय में आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सर्वेक्षण या समीक्षाएं क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, सर्वेक्षण समीक्षा में निहित पक्ष है। सर्वेक्षण का अर्थ सामयिक अथवा वर्तमान स्थिति में संबंध साक्ष्यों को एकत्र करना तथा उनका प्रकाशन करना ताकि शोध में उनका उपयोग किया जा सके और नए तथ्यों के समक्ष लाया जा सके। किसी विषय के क्षेत्र में प्रगति एवं अनुसंधान हो। समीक्षा है क्या, सर्वेक्षण है क्या, किसी भी शोध का कार्य कर रहे हैं तो उस समय सर्वेक्षण कार्य किया जाता है, ठीक है। समीक्षात्मक साहित्य आलोचनात्मक सारांश होता है जो संबंधित विषय में प्रगति के विकास के विवरण के साथ ही उक्त विषय की नवीन समस्याओं का भी उल्लेख करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, समीक्षा या सर्वेक्षण इसको कहा जाए, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रेफरेंस बुक क्या है, ये भी ये जो है प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो संदर्भ स्रोतों के अनेक प्रकार होते हैं और उनका विकास पाठकों के प्रश्नों को दृष्टिगत रखकर ही किया जाता है। संदर्भ स्रोत ही संदर्भ सेवा की आधारशिला है। संदर्भ स्रोत जो है वो संदर्भ सेवा की आधारशिला है, ठीक है। संदर्भ स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सब कुछ पिछले वाली वीडियो में बता दिया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत, 3 स्रोत इनके हैं। प्राथमिक की बात हो चुकी है, द्वितीयक की बात हो रही है, उसी में संदर्भ ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। तो रेफरेंस बुक होती क्या है, सूचना की एक ऐसी कृतियाँ जिन्हें संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। वे प्राथमिक स्रोतों की सूचना सामग्री को अत्यधिक व्यवस्थित ढंग से एक क्रम में प्रस्तुत करती हैं। अच्छा, जो संदर्भ ग्रंथ हैं ये प्राथमिक सूचना स्रोत जो हैं उनको, जो प्राथमिक स्रोत हैं उनको जो है व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती हैं। द्वितीयक सूचना स्रोतों का एक महत्वपूर्ण सूचना की स्रोत मानी जाती हैं। अच्छा, द्वितीयक सूचना स्रोत कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राथमिक सूचना स्रोत को क्या कर रही है,
व्यवस्थित कर रही है, ठीक है। इसीलिए ये द्वितीयक सूचना स्रोत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है संदर्भ ग्रंथ। अच्छा भाई, शब्दकोश क्या है? शब्दकोश नाम से ही आप समझ गए होंगे, डिक्शनरीज, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, भार्गव की ये सारी डिक्शनरी हैं, लाइब्रेरी साइंस की डिक्शनरी, हर एक जगह शब्दकोश आपको मिल जाता है, ठीक है। शब्दकोश क्या है? शब्दों का भंडार है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के शब्दों के अर्थों को जानते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। शब्दकोश को भाषा की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। शब्दकोश जो है उसको भाषा की कुंजी कहा जाता है। सामान्य रूप से शब्दकोश का अर्थ भाषा का शब्दकोश है। शब्दकोश त्वरित संदर्भ सेवा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। शब्दकोश में शब्द सामान्यतः वर्णानुक्रम में संयोजित रहते हैं। अच्छा हाँ, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ए है तो ए से शुरू, सारे ए से जितने भी वर्ड हैं सबका मीनिंग आपको मिल जाएगा, फिर बी से, फिर सी से, इस टाइप का, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है। अच्छा आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विश्व कोश को ज्ञान भंडार की संज्ञा दी गई है। इसे ज्ञान का सुनियोजित सारांश कहा जाता है। सही बात है भाई। कुछ विश्व कोशों में समस्त विषयों को सम्मिलित किया जाता है, परंतु कुछ केवल एक विषय तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। जीवन चरित्र स्रोत क्या है? बायोग्राफिकल सोर्सेज, जीवन चरित्र स्रोत, इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यक्तियों के जीवन से संबंधित जानकारियों से संबंध ग्रंथों को जीवन चरित्र कोश या जीवन चरित्र स्रोत कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तियों के जीवन से संबंधित सूचनाओं या जानकारियाँ जहाँ से हमको प्राप्त होती हैं तो वो क्या हो गया? जीवन चरित्र स्रोत हो गया, ठीक है। जिन्होंने किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिया हो, व्यापक सूचना प्रदान करते हैं, ये जीवन चरित्र स्रोत, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हैंडबुक के बारे में दिया गया है। थोड़ा सा इसका जो है कि तस्वीर साफ़ नहीं आई है, लेकिन मैं पढ़ के आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कि हैंडबुक होती क्या है। और हैंडबुक पूछा भी गया है पिछले 2022 जून सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो हैंडबुक क्या है कि हैंडबुक या हस्त पुस्तिका त्वरित संदर्भ सेवाएं प्रदान करने वाले स्रोतों में से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका शाब्दिक अर्थ है एक लघु पुस्तिका जिसे कहीं भी सरलता से हाथ में ले जाया जा सके। वैज्ञानिकों, टेक्नीशियनों एवं प्रयोगशालाओं में कार्यरत विद्वानों को हैंडबुक की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसमें तथ्य एवं आंकड़ों, विधिया, सिद्धांत एवं नियम आदि दिए गए होते हैं। इसके अतिरिक्त सारणियाँ, चित्र आदि भी दिए रहते हैं। तो ये है हैंडबुक। ये क्या है? एक लघु पुस्तिका है जिसको हम हाथ में आसानी से कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो हैंडबुक ऑफ लेबर स्टैटिक्स दिल्ली 2010, ये सारी हैंडबुक का उदाहरण दिया गया। अच्छा, मैनुअल क्या होता है भाई? मैनुअल भी पूछा जाता है। मैनुअल अर्थात नियम पुस्तिका, हस्त पुस्तिका, हैंडबुक में अंतर कर पाना यद्यपि कठिन है, लेकिन दोनों में भिन्नता तो है। हस्त पुस्तिका जो है हैंडबुक प्रायः वर्तमान प्रगति के स्थान पर विषय के लिए स्थापित ज्ञान पर बल देती है, जबकि नियम पुस्तिका है किसी कार्य को करने के लिए विधियां, प्रक्रियाओं का निर्देश देती है, ठीक है। जो नियम पुस्तिका है, मैनुअल है, उसमें किसी कार्य को करने के लिए मैनुअल ऑफ लॉ लाइब्रेरी लंदन, ठीक है, तो उसमें लॉ के विषय में बताया गया, लॉ के बारे में जानकारी दी गई होगी, सूचना दी गई होगी कि हाँ इससे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और वो क्या है, जो आपका हैंडबुक है वो त्वरित आप किसी साइट पर गए और वहाँ जाने के बाद आप कुछ देखें, उसको तुरंत आपने नोट कर लिया, वो है आपकी हैंडबुक, ठीक है। सारणी टेबल का होती है। अपने हैंडबुक में सारणी के स्वरूपों में अनेक प्रकार होते हैं, विवरण होते हैं, नीति होती हैं। कुछ ऐसी कृतियाँ मूल पाठकों की तुलना में सारणी अधिक दी गई थी। सारणी तो आप सब लोग समझ जाओगे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आ गया है आपका तृतीयक सूचना स्रोत। तृतीयक सूचना स्रोत देख लेते हैं भाई। प्रत्येक तृतीयक सूचना स्रोत में प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचना स्रोत में संग्रहित सूचना के बारे में सूचना निहित होती है। अच्छा, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका प्राथमिक सूचना स्रोत है, प्राथमिक सूचना स्रोत प्लस द्वितीयक सूचना स्रोत इज इक्वल टू तृतीयक सूचना स्रोत, ठीक है। यानी कि प्राथमिक द्वितीयक का जो सूचना है वो तृतीयक में, जैसे प्रत्येक तृतीयक सूचना स्रोत में प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचना स्रोत में संग्रहित सूचना के बारे में सूचना निहित होती है। एक प्रकार से प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचना स्रोतों का प्रयोग करने के लिए जिन सूचना स्रोतों से सहायता प्राप्त होती है उन्हें तृतीयक सूचना स्रोत। अच्छा, इन दोनों सूचना स्रोतों को बनाने के लिए जहाँ से सूचना प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तृतीयक सूचना स्रोत बोलते हैं। अतः तृतीयक सूचना स्रोतों का मुख्य कार्य एवं उद्देश्य उपयोगकर्ता को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के उपयोगकर्ता वांछित सूचना की प्राप्ति एवं खोजने में सहायता प्रदान करता है। इस श्रेणी के अधिकांश स्रोतों में विषय ज्ञान नहीं दिया जाता है, बल्कि सूचना विषय से संबंधित स्रोतों का संकेत। अच्छा, वांग्मय सूची के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, बताया गया, लास्ट में हम फिर बताएंगे। वांग्मय सूची, वांग्मय सूचियों की वांग्मय सूची के अंतर्गत वांग्मय सूची की तालिकाकरण की जाती है। ऐसी वांग्मय सूची
उपयोगकर्ताओं को अपने विषय से संबंध वांग्मय सूची के चयन में सहायता करती है। ठीक है, ये हो गया आपका वांग्मय सूची। विषय साहित्य दर्शिकाएं, अच्छा ये लिटरेचर गाइड है। किसी विषय के मूल्यांकन में प्रारंभिक स्थिति से लेकर के पूर्ण विकसित स्थिति तक परिचय उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य है। ठीक है, पंचांग यहाँ पर दिख गया। अच्छा भाई, इसको देख लेते हैं, पंचांग देख लेते हैं। शोध प्रगति तालिकाएं, ये तो बहुत तालिकाएं हैं। पंचांग भी पूछा गया है, इसलिए मेरी नज़र इस पर पड़ी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंचांग है क्या भाई। पंचांग शॉर्ट नोट में पूछा गया है 2000। अब लास्ट में मैं आपको आज पेपर आज फिर दिखाऊंगा आपको 2022 वाला पेपर, इसलिए अंतिम तक बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वार्षिकी की तरह पंचांग की सामान्यतः प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे वार्षिकी भी प्रकाशित की जाती है वैसे पंचांग भी प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें वर्ष भर की क्रमबद्ध विभिन्न घटनाओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की आगामी खगोलीय सूचनाएं भी दी जाती हैं। पर्व त्यौहार पंचांग सबके घर में होगा भाई, उसके ऊपर लिखना है। और क्या पंचांग से आप क्या क्या देखते हैं, नक्षत्र तालिकाएं, भविष्यवाणियाँ, शुभ शुभ लक्षण, ये सारी चीज़ें, ये सब पंचांग में दिया रहता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पंचांग हो गया, खगोलीय पंचांग हो गया, और आपका स्थानीय अथवा विषयक पंचांग। ठीक है, यहाँ पर पंचांग के प्रकार दे दिए गए हैं। सूचना पंचांग क्या है, सामान्य स्तर के होते हैं। ठीक है, इसमें सरकारी स्रोतों के आधार पर विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े दिए रहते हैं। खगोली में क्या है, ग्रह, नक्षत्र, शुभ अशुभ, घड़ियाँ, कैलेंडर आदि दिया रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा भाई, यहाँ पर हम आ जाते हैं अप्रलेखित सूचना स्रोत, जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज था लास्ट में। ठीक है, दूसरा पार्ट उसका था। उसमें क्या होता है, उसमें जो है नॉन डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, इन स्रोतों को अपरंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। अप्रलेखित स्रोत वे होते हैं जो प्रलेख के रूप में नहीं होते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष रूप से सूचना के संप्रेषण की दृष्टि से अप्रलेखित स्रोतों का अन्य विषयों की तुलना में बाहुल्य है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं जो आपके अप्रलेखित सूचना स्रोत हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं, उसमें आपका औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत दो होते हैं। औपचारिक क्या है भाई, ये वे स्रोत हैं जो औपचारिक माध्यमों, संगठनों, सरकारी विभागों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों अथवा विभिन्न संस्थानों से प्राप्त होते हैं। और अनौपचारिक क्या है, इनफॉर्मल क्या है, अनौपचारिक स्रोत लोगों के व्यक्तिगत विचारों, आदान प्रदान, विचार आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक हो गया। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या है, संदर्भ एवं सूचना स्रोत का महत्व। तो किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास में सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, कोई भी राष्ट्र अपना विकास तभी कर सकता है जब उसके सूचना के स्रोत पर्याप्त हों। सूचना या ज्ञान चाहे किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, उस माध्यम को ही सूचना स्रोत की संज्ञा दी जाती है। सूचना प्रदान करने का उद्देश्य वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसी विशेष प्रकार के प्रश्नों, शंकाओं का निदान करने के लिए यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उपलब्ध है तो भी संदर्भ का स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संदर्भ एवं सूचना स्रोत का महत्व क्या है। तो किसी भी देश के विकास के लिए सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पे आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सूचना का प्रसारण पाठक को अद्यतन रखना, ये सूचना एवं संदर्भ स्रोत का महत्व है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। सूचना का प्रसार करना, अनुसंधान की पुनरावृत्ति को रोकना, पाठक को वांछित विषय से संबंधित सूचना प्रदान करना, नवीन सूचना प्रदान करना, देश का विकास करना, पाठकों के उद्देश्य की पूर्ति करना और लुप्त विषयों को जीवित रखना, ये सब क्या है, संदर्भ एवं सूचना स्रोत का महत्व है। इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं BLIS 06 पर। BLIS 06 पर हम लोग बात कर रहे हैं और ये चर्चा हमारी लगातार चलती रहेगी। आप लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि ये आपकी है BLIS एग्ज़ाम स्पेशल क्लास। ठीक है, ये है आपकी BLIS एग्ज़ाम स्पेशल क्लास। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों का भला हो सके, मैं तो यही चाहूँगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, ज़्यादा सुविधाएं तो हमारे पास नहीं हैं जिससे कि हम अपनी क्लास को और ज़्यादा रोचक बना सकें, लेकिन हमारे पास जो भी पर्याप्त साधन है हम उसी के माध्यम से चाहते हैं कि आपके पास तक हम अच्छी जो आपके लिए उपयोगी चीज़ें हैं उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा केवल यही उद्देश्य रहता है। ठीक है, बाकी साधन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, साधन उपलब्ध हो जाएगा धीरे धीरे भविष्य में। और तब तक आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ। और आइए बिना समय को नष्ट किए हुए हम लोग देखते हैं विश्वकोश के बारे में और इसका प्रकृति, प्रकार एवं मूल्यांकन हम लोग देखेंगे। विश्वकोश क्या है भाई, विश्वकोश के बारे में हम सब लोग परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे कि सूचना एवं संदर्भ स्रोतों में विश्वकोशों का अपना एक पृथक महत्व है। इन्हें पुस्तकालय के ऋण भी कहा जाता है।
ये क्या है, लाइब्रेरी की ऋण माना जाता है विश्वकोश को। विश्वकोशों की सूचना उपयोगी एवं प्रामाणिक होती है। इस इकाई में विश्वकोशों का उद्भव एवं विकास से लेकर के इनके प्रकारों आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विश्वकोश की प्रकृति, इंसाइक्लोपीडिया का नेचर क्या है। विश्वकोश, यहाँ पर देखिए, विश्वकोश वह कृति होती है जिसमें समस्त ज्ञान के संश्लेषण को सुसंगठित एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वो है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विश्वकोश को प्रायः सामान्य ज्ञान एवं सामान्य पाठकों के दृष्टिगत रखते हुए प्रकाशित किया जाता है। विश्वकोश में विषय वस्तु, शैली, विस्तार, आकार इस प्रकार से अपनाए जाते हैं कि बालकों, युवकों, साधारण पाठकों, प्रबुद्धों, विषय विशेषज्ञों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, सामान्यतः पाठक किसी विषय अथवा प्रकरण पर सभी प्रकार की सामग्री अथवा किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए विश्वकोश उपलब्ध कराते हैं और वहां से जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रामाणिक एवं परिपूर्ण विश्वकोश का निर्माण एवं प्रकाशन एक विशाल, मुश्किल, श्रमपूर्ण, अत्यधिक व्यय युक्त कार्य है। ठीक है, विश्वकोश को तैयार करना बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, सारी सूचनाओं को संग्रहित करना। अच्छा, यहाँ पर विश्वकोश की मीनिंग दे दी गई है, ध्यान दीजिए। विश्वकोश का अंग्रेजी पर्याय जो है वो है इंसाइक्लोपीडिया, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द के इनक्लेओज तथा पीडिया से मिलकर के बनी है, जिसका अभिप्राय है परिधि या वृत्त या ज्ञान। ठीक है, इन दोनों शब्दों का संयुक्त अर्थ है ज्ञान चक्र या ज्ञान वृत्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका अभिप्राय ज्ञान मंडल, ज्ञान की एक पूर्ण प्रणाली से भी होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वकोश की वह कृति है जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है। सही बात है भाई, उसमें सारा ज्ञान है। ठीक है, उसी के माध्यम से जो शोध छात्र हैं, जो शोध करते हैं, वो लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ों को वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, जिससे सभी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। ठीक है, क्रमबद्धता, व्यवस्थित तरीके से, ये तो बता ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विश्वकोश की उपयोगिता। अच्छा भाई, उपयोगिता, विश्वकोश बहुत उपयोगी है भाई, ये भी देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के विश्वकोशों के उपरोक्त विवेचन के साथ साथ संदर्भता, उनकी विशेषताओं और उनके उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो है विश्वकोश जो हैं, आप अब इतना पढ़ने के बाद तो समझ ही गए होंगे। विश्वकोश संदर्भ सेवा के परिप्रेक्ष्य में आधार स्तंभ होते हैं। ठीक है, संदर्भ सेवा के लिए आधार स्तंभ है भाई विश्वकोश। जैसा कि इस इकाई में स्पष्ट हो गया कि ज्ञान के समस्त पक्षों को शामिल करते हैं। ठीक है, फलतः इन सभी पाठ को अधिकांशतः उत्तर आधारित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, शोधार्थी जो होते हैं, शोध करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जब किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम वे शोध में आने वाले पदों अथवा विषय की व्याख्या करते हैं और इसके लिए शब्दकोशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। पुस्तकालय में इनका संकलन किया जाता है। जो शब्दकोश हैं वो पुस्तकालय में ही आपको मिलेंगे, परंतु विश्वविद्यालय, कॉलेज पुस्तकालयों के अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी अनेक प्रकार के विश्वकोशों का अर्जन किया जाता है। विश्वकोश जो है देखिए दो प्रकार के होते हैं, सामान्य विश्वकोश और विशिष्ट शब्द जो विश्वकोश होते हैं, सामान्य विश्वकोश और विशिष्ट अथवा विषय परक शब्दकोश या विश्वकोश। यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं सामान्य विश्वकोश क्या है भाई। सामान्य विश्वकोश उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें मानव ज्ञान के सभी पक्षों, शाखाओं के विषयों को समाहित करते हैं, उन्हें किसी सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। कॉर्ड्स के अनुसार सामान्य विश्वकोशों में किसी भी काल्पनीय विषय पर कुछ न कुछ सूचनात्मक सामग्री अवश्य होती है। इस श्रेणी के विश्वकोशों में सभी प्रकार की ज्ञान सामग्री विषय अनुसार और क्रमबद्ध ढंग से रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर रैंडम हाउस न्यूयॉर्क 1983 के अनुसार यहाँ पर दिया गया कि अलग प्रकार का विश्वकोश है जिसमें दो भाग हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए विशिष्ट विश्वकोश के बारे में, ऐसे विश्वकोश उन कृतियों को कहते हैं जिनके अंतर्गत किसी विषय विशेष अथवा किसी कार्यक्षेत्र विषय से संबंधित विषयों तथा प्रकरणों से संबंधित विषय सामग्री को सामान्य एवं आवश्यक सूचना सहित आलेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उन विषयों तथा नामों को वर्णन क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन विश्वकोशों में विशिष्ट विश्वकोश भी कहा जाता है। अच्छा, ये विशिष्ट विश्वकोश के बारे में किसी एक विशेष कार्यक्षेत्र के विषय में जिसमें चर्चा की गई हो वो है ये। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखते हैं भौगोलिक सीमा पर आधारित विश्वकोश। अच्छा, ये जो है भौगोलिक सीमा पर आधारित विश्वकोश है, ये आगे और आपको विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए कि प्रत्येक प्रकार का
प्रत्येक प्रकार का साहित्य अपने भौगोलिक सीमाओं के आधार पर हमेशा से प्रकाशित होता रहा है। विश्वकोश भी इससे अछूता नहीं रह पाए हैं। ठीक है, विभिन्न देशों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के विश्वकोशों का निर्माण किया जाता है, जिनसे उस देश की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, परंपराएं, सामाजिक दशा, धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक स्थिति आदि की विवेचना होती है। ऐसे विश्वकोशों में अपने देश के तथ्यों को उजागर करने पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, देखिए भाई, भौगोलिक विश्वकोश, ये भौगोलिक सीमा पर आधारित विश्वकोश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें आपके देश के बारे में, ठीक है, सब कुछ इसमें बताया जाता है। अच्छा भाई, बोध प्रश्न है ये तो। अच्छा चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं। विश्वकोशों की प्रकृति और विश्वकोश का मूल लक्ष्य है विश्व के समग्र संग्रहित एवं उपलब्ध ज्ञान राशि अथवा अध्येताओं की अभिरुचि से संबंधित ज्ञान को संकलित करना, और विश्वकोश में संदर्भ कृतियाँ एवं स्रोतों का आधार मान्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रीजनल एथिक्स यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी इकाई शब्दकोश। अच्छा, विश्वकोश तो हो गया भाई, अब शब्दकोश के विषय में देखते हैं कि शब्दकोश क्या है। तो संदर्भ ग्रंथों में शब्दकोशों का विशेष महत्व है, क्योंकि इस ग्रंथ में भाषाई समस्या का समाधान त्वरित हो जाता है। शब्दकोश का प्रचलन प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। यह आवश्यकता अनुसार आकार में छोटा, संक्षिप्त और बड़े आकार के भी होते हैं। ठीक है, शब्दकोश, ठीक है, शब्द से संबंधित, भाषा से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं डिक्शनरी देखने। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर है, संदर्भ पुस्तकों में शब्दकोश का प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, किसी विषय की बोधगम्यता अथवा किसी प्रश्न का उत्तर प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम उस पद की अवधारणा अथवा शब्द के तात्पर्य अभिप्राय से अवगत कराना, उसको परिचित होना बहुत ज़रूरी है भाई। यदि शब्दकोश विषय से संबंधित होते हैं तो उस विषय से मुख्य परिभाषिक शब्दों की जानकारी होती है। शब्दकोश का अंग्रेजी पर्याय है डिक्शनरी। ठीक है, वो तो इंसाइक्लोपीडिया था, ये डिक्शनरी है भाई। वो विश्वकोश था, ये शब्दकोश है। अंतर भी लिखने को कभी कभी आ जाता है। तो शब्दकोश का अंग्रेजी पर्याय है डिक्शनरी। इस शब्द की उत्पत्ति मध्ययुगीन लैटिन भाषा के डिक्टोनोरियम ये क्या है, डिक्टोनोरियम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ शब्दों का संकलन है। ठीक है, तो ये देखिए, शब्द डिक्टोनोरियम शब्द का अविभाज्य है डिक्शन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है अभिव्यक्त करने का तरीका। डिक्शन जिसका अर्थ है अभिव्यक्त करने का तरीका। यदि इन शब्दों के समन्वित संकलन करके अभिव्यक्त की विधि को अपनाया जाता है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसकी परिभाषा यहाँ पर शब्दकोश की परिभाषा दे दी गई है भाई। देखिए, शब्दकोश एक शब्दकोश से संबंधित पृथक। अच्छा, शब्दकोश जो ये एक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें शब्द साधारणतः आकारानुक्रम और संयोजित रहते हैं। ठीक है, विशेष शब्दकोश हो गया। विशेष शब्दकोश किसी एक विषय से संबंधित शब्दों का अर्थ जानने के लिए। शब्दकोश की आवश्यकता क्या है? शब्दों का उच्चारण, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का वर्ण विन्यास, शब्दों के विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं इसीलिए। ठीक है, अच्छा भाई, सामान्य भाषा शब्दकोश क्या है? ये इसका प्रकार है। शब्दकोश का प्रकार, शब्दकोश का प्रकार में सामान्य भाषा शब्दकोश यानी जनरल डिक्शनरी क्या है? ये शब्दकोश वे होते हैं जिनमें सभी विषयों को समाहित किया जाता है। सभी प्रचलित शब्दों के अर्थों के साथ साथ उनकी वर्तनी, उच्चारण, लिंग, वचन आदि दिए रहते हैं, जैसे उद्देश्यानुसार, आकारानुसार, आयु वर्ग के अनुसार और खंडानुसार। उद्देश्यानुसार शब्दकोश, अच्छा, ये शब्दकोश का प्रकार है भाई। ठीक है, और विशिष्ट शब्दकोश, सामान्य शब्दकोश और विशिष्ट शब्दकोश उन शब्दकोशों को कहा जाता है जो किसी विशेष उद्देश्य से किसी विशेष पक्ष को लेकर के बनाए गए हैं। विशिष्ट शब्दकोश एक विशेष दृष्टिकोण के अभिप्रेरित होते हैं और उनमें सभी दृष्टिकोणों या उसी पक्ष का सैद्धांतिक एवं विवरणात्मक प्रसार होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके दो प्रकार हो गए, एक सामान्य शब्दकोश और पहला क्या हो गया, सामान्य शब्दकोश हो गया, और दूसरा हो गया विशिष्ट शब्दकोश। ठीक है, तो दो प्रकार के शब्दकोश हो गए। अच्छा भाई, एक विशेष शब्दकोश भी, ये भी देख लीजिए। विशेष शब्दकोश क्या है? तो विशिष्ट विषयों, व्यवसाय से संबंधित शब्दकोशों में विशेष शब्दकोश कहते हैं। किसी विशिष्ट विषय को लेकर के जो शब्दकोश बनाए जाते हैं उसको विशेष शब्दकोश कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, भौगोलिक सूचना स्रोत, मैंने कहा था ना भौगोलिक सूचना स्रोत आएगा, भौगोलिक सूचना स्रोत आ गया है। और भौगोलिक सूचना स्रोत का वर्णन यहाँ पर विस्तार से किया गया, वहाँ संक्षिप्त में बताया गया था। ठीक है, पर्यटन, जो सरकारें पर्यटन को अधिक बढ़ावा दे रही हैं, अपने नए पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, पुराने पर्यटन स्थलों को संवारा जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, इसकी जानकारी जो है किसके माध्यम से दी जाए, तो वही है भौगोलिक सूचना स्रोत।
ठीक है। तो ये क्या है, सामान्यतः भौगोलिक सूचना स्रोत उन्हें कहा जाता है जिनसे किसी राज्य राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और पर्वत अक्षांश एवं देशांतर आदि की संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, देख रहे हैं ना, यही सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमको पता चल सके कि आवागमन वहाँ कैसा है, व्यवसाय कैसा है, जलवायु कैसी है, आर्थिक स्थिति क्या है। इस सारी चीज़ें जानने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, भौगोलिक सूचना स्रोत इसकी प्रकृति है, ये प्रकृति दिया गया। भौगोलिक सूचना स्रोत मूलतः रेखांकित सामग्री होती है। इनका उपयोग जो है भौगोलिक प्रश्नों के समाधान के लिए किया जाता है। भौगोलिक प्रश्नों की जानकारी जैसे नगरों, पर्वतों, झीलों आदि की स्थिति, विवरण आदि जानने के लिए हम लोग भौगोलिक सूचना स्रोत का प्रयोग करते हैं। किसी देश या प्रदेश के नगरों, महानगरों की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम इससे जानते हैं। ठीक है, यातायात, परिवहन वहाँ पर कैसा है, व्यवसाय कैसा है, भौगोलिक स्थिति क्या है। कोई व्यक्ति पर्यटन के लिए अथवा किसी यात्रा के लिए किसी गंतव्य तक जाना चाहता है तो उसे स्थान की भौगोलिक स्थितियों को जानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। ठीक है, भौगोलिक सूचना स्रोतों की विशेषताएं क्या हैं, तो इनमें दी गई सूचना यथार्थ होती हैं, छोटी से छोटी इकाइयों की सूचना मिल जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं भौगोलिक सूचना स्रोत की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। तो विविध प्रकार के अध्ययन एवं शोध कार्यों को पूर्ण करने के लिए इसकी आवश्यकता है। आपको उनके अनेक साधन उपलब्ध होने में, पर्यटन भ्रमण की स्थिति के लिए, ठीक है, सभ्यता संस्कृति जानने के लिए। अच्छा भाई, भौगोलिक सूचना स्रोतों के प्रकार, तो सामान्य सूचना स्रोत और भौगोलिक सूचना स्रोत देखिए दो प्रकार के हैं। सामान्य सूचना स्रोत क्या है भाई, तो सामान्य सूचना स्रोत ये वे स्रोत होते हैं जो अन्य प्रकार की सूचनाओं के साथ साथ भौगोलिक सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। ठीक है, इनका सूचना स्रोतों का उपयोग भी भौगोलिक सूचना स्रोत करने के लिए किया जाता है और इस दृष्टि से अच्छा वांग्मय सूची इसी में आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं, गैजेटियर दिया गया है। गैजेटियर क्या है, किसी मानचित्रवाली की अनुक्रमणिका को एक प्रकार का गैजेटियर कहा जाता है। मानचित्रवाली की अनुक्रमणिका को गैजेटियर कहा जाता है, अर्थात यह एक भौगोलिक शब्दकोश का कार्य भी करता है। भौगोलिक कोश अंग्रेजी शब्द गैजेटियर का हिंदी है पर्याय। यह नगर, स्थान, नदी, झील, पर्वत, जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करता है। इसको हम लोग गैजेटियर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम लोग आ गए भाग 2 में। यहाँ पर हम लोग जीवन चरित्र स्रोत पढ़ेंगे, समसामयिकी घटनाएं, हैंडबुक के बारे में और मानक एवं पेटेंट के बारे में। आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर जो है कि हम लोग देखने वाले हैं क्या कि यहाँ पर परिभाषा, जीवन चरित्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। जीवन चरित्र एक अत्यंत ही लोकप्रिय, प्रेरणाप्रद और मनोरंजक सूचना स्रोत है और सामान्यतः लोगों में ऐसे महान गणमान्य व्यक्तियों के जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो जीवन चरित्र में आ जाएंगी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार किसी व्यक्ति की लिखित जीवनी को जीवन चरित्र कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई, किसी व्यक्ति की लिखित जीवनी को जीवन चरित्र कहते हैं। जीवन चरित्र का उद्देश्य व्यक्तित्व का सही और यथार्थ प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका प्रकृति यहाँ पर दे दी गई है। अच्छा, परिभाषा भी दे दी गई। समसामयिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, समसामयिक घटनाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और समसामयिक घटनाओं के बारे में आज, अच्छा, ये सामान्य विश्वकोश, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, ये शब्दकोश थोड़ा सा यहाँ पर समस्या हो गई। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं, सामयिक घटनाओं पर। और सामयिक संदर्भ स्रोत क्या होते हैं भाई। अच्छा, इसके प्रकार बताए गए। इससे पहले परिभाषा दे दी गई है, देखिए, सामयिक घटनाओं और गतिविधियों की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोतों को सामयिक सूचना स्रोत कहते हैं। ठीक है, नवीन घटनाओं की तथ्यात्मक जानकारी के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। सामयिक घटनाएं दिन प्रतिदिन घटने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, खेल, कला आदि से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी की मांग की जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी के लिए सामयिक सूचना स्रोतों का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए, इसका प्रकृति एवं क्षेत्र, सामयिक। अच्छा, इसके प्रकार में देखिए भाई, समाचार पत्र हो गया। समाचार पत्र से आप सभी लोग परिचित हैं। समाचार पत्रों को नवीन सूचनाओं का भंडार भी कहा जाता है। सूचनाओं की प्रविष्टियाँ इसमें जो है कि प्रतिदिन की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अच्छा, पंचांग भाई, देखिए, पंचांग वहाँ भी बताए थे, पंचांग यहाँ भी है। ठीक है, पंचांग में क्या है, चंद्रोदय, चंद्रास्त, ज्वार भाटा, उच्च निम्न अवधि, शुभ अशुभ, सारी चीज़ें आपको पंचांग में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मानक। मानक बहुत ज़रूरी है। मानक का तात्पर्य सामान्यतः उन औपचारिक नियमों से है जिनका अनुप्रयोग उद्योग और व्यापार के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। किसी भी उद्योग अथवा उत्पादन में मानक अत्यंत अनिवार्य होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा उत्पादन के न्यूनतम मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं। विधियाँ, पद, परिभाषाएं प्रत्येक निष्पादन निर्माण संबंधी हेतु, ठीक है, एक विशिष्ट मानक
ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक विशिष्ट मानक तैयार किया जाता है। मानक का प्रकार यहाँ राष्ट्रीय मानक है और व्यावसायिक मानक, दो हैं इसके प्रकार। राष्ट्रीय मानक क्या है? इस प्रकार के संदर्भ स्रोत में एक राष्ट्र द्वारा जारी मानकों की जानकारी उपलब्ध होती है। सूचना की सरल उपलब्धता हेतु इसमें विषय अनुक्रमणिका भी उपलब्ध रहती है। अच्छा, व्यावसायिक मानक क्या है? विभिन्न राष्ट्रों द्वारा निर्धारित मानकों को विषयानुसार या व्यावसायिक आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसकी सहायता से किसी विषय विशेष में अथवा व्यवसाय में निर्धारित हो चुके जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, पेटेंट के प्रकार, यहाँ पेटेंट के बारे में बताया गया। पेटेंट कोई बहुत बड़ा प्रलेख नहीं होता है, सामान्यतः पंपलेट या चौतरफा पुस्तिका के रूप में होता है, सरकारी मुहर लगी होती है और यह सरकारी प्रलेख होता है। पेटेंट जो है वास्तव में एक अनुमोदित पत्र या स्वत्वाधिकार पत्र भी होता है। राष्ट्रीय पेटेंट और विषयगत पेटेंट। राष्ट्रीय पेटेंट क्या होता है भाई? तो इस प्रकार के संदर्भ स्रोत में एक राष्ट्र द्वारा जारी पेटेंटों की जानकारी उपलब्ध होती है। प्रत्येक राष्ट्र, ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र में एक पेटेंट कार्यालय होता है जहाँ से पेटेंट जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रीय पेटेंट। और विषयगत क्या है? तो विभिन्न राष्ट्रों द्वारा जारी पेटेंटों को विषय अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से किसी विषय में जारी पेटेंट की जानकारी प्राप्त होती है, इसकी अनुक्रमणिका भी दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा भाई, अनुक्रमणिका एवं अनुक्रमणीकरण के है तो नवोदित विचारों से अद्यतन जानकारी है तो विविध प्रकार की असंख्य पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। समस्त पत्रिकाओं को खरीद पाना या यथा समय सभी पत्रिकाओं का अध्ययन कर पाना असंभव है। समय समय पर दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं को द्वारा ऐसी सूची की मांग की जाती है जिसके अवलोकन से ही वे अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, अनुक्रमणिका का मतलब हो गया कि अनुक्रमणिका एक जो है कि ऐसी जो है कि सूचना का स्रोत है या सूची कहा जाए जिसके माध्यम से हम अपने आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, हम अपने आवश्यकता के अनुसार या हम अपने रुचि के अनुसार जो हम पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं या जो विषय को हम देखना चाहते हैं उसको हम उस अनुक्रमणिका से पहले ही देख लें कि हाँ ये हमारे काम की है अथवा नहीं है। अमेरिकन डिक्शनरी के अनुसार किसी मुद्रित कृति में निहित नामों, स्थानों, विषयों को एक अनुक्रमणिका तालिका के माध्यम से दर्शाया जाता है। सार और सारकरण क्या है? ठीक है, सार और सारकरण क्या है यहाँ पर देखिए आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, सार और सारकरण के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सार एवं सारकरण, तो अनुक्रमणिका से 9 प्रकाशित लेखों की आख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है, किंतु कभी कभी उस प्रलेख को पढ़ने के पश्चात वह शोधार्थी के लिए उपयोगी नहीं रहता। ठीक है, इसलिए उसका सार निकालना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सार निर्मित करना आरंभ हुआ और ये क्या हो गया कि सार का तात्पर्य हो गया कि किसी आलेख में वर्णित विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में जिससे सभी अंशों की जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, इससे हम सारांश में पढ़ करके निर्णय लिया जा सके। इस सार रूप में उसको क्या कर देना, एक संरक्षित करना। ठीक है, तो वही हो गया, ये सारकरण हो गया। ठीक है, अच्छा भाई हम यहाँ बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम रेफरल प्रणाली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, आधुनिक सूचना युग में शब्दों, आधुनिक सूचना युग 2 शब्दों के प्रयोग बहुतायत से हो रहा है, सूचना और संचार। ठीक है, वास्तव में सूचना और संचार को समस्त मानवीय गतिविधियों, अंतःक्रियाओं का प्राण बिंदु माना जाता है। ठीक है, सूचना और संचार ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है कि सूचना एवं संचार के माध्यम से हमको अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे सिनेमा हो गया, रेडियो हो गया, प्रेस हो गया, पत्रिकाएं, टेलीविज़न आदि के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सब सूचना और संचार के प्रकार हैं। जनसंचार को समझने हेतु हमें संचार को समझना होगा। संचार साधनों का उपयोग सूचना के त्वरित उपयोग हेतु किया जाता है। ठीक है, जनसंचार को समझने के लिए सबसे पहले संचार को समझना होगा। मानव में निर्णय लेने की क्षमता होती है, निर्णय लेने में सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सूचना किसी तथ्य से अवगत होने के साथ एक सशक्त माध्यम है। वास्तव में ज्ञान की ही सूचना है और जिसका उपयोग सामाजिक विकास हेतु किया जाता है। सामान्यतः सूचना शब्द का तात्पर्य किसी संदेश, संकेत या प्रेरणा या उत्तेजना से है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या दबाव के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान हेतु और सामाजिक जीवन की यापन की प्रबल इच्छा के फलस्वरूप शोधकर्ता निरंतर चल रहा है। ठीक है, जनसंख्या जो बढ़ रही है
ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। और जनसंचार क्या माध्यम है, जनसंचार है क्या, तो जनसंचार हर उम्र, हर वर्ग, हर स्तर के लिए उपयोगी है। ठीक है, सूचना के व्यापक और त्वरित प्रसारण के लिए जनसंचार समय की पहली मांग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्षेत्र जो है सार्वभौमिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भी हो सकता है। जनसंचार का माध्यम प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न आदि हर जगह जनसंचार है। इसको आप लोग अपने से भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं भाई, लिखने में क्या दिक्कत है, हाँ। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वांग्मय सूची। इससे पहले थोड़ा सा जो रेफरल प्रणाली थी उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रेफरल प्रणाली देख लेते हैं कि रेफरल प्रणाली में सूचना सेवा प्रदान करने वाली उचित इकाई व्यक्ति संस्थान की ओर से जिज्ञासु को निर्देशित किया जाता है। निर्देशित करने की इस प्रक्रिया को रेफरल सेवा कहते हैं। सूचना सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख इकाइयों अथवा ग्रंथालय, प्रलेखन केंद्र, सूचना केंद्र, डाटा केंद्र समान रेफरल केंद्र संचालित किए जाते हैं। रेफरल केंद्र का तात्पर्य ऐसे विशेष संस्थान से है जिसका प्रमुख उद्देश्य जिज्ञासु को उचित सूचना स्रोतों को निर्देशित करना, की ओर निर्देशित करना है, रेफ़र करना है। ठीक है, जैसे कोई भी सूचना चाहता है उसको उधर भेज देना है। ठीक है, जैसे एक मेन यहाँ कोई बैठ गया, इधर भेज रहा है, उधर भेज रहा है, हर जगह जहाँ उसकी ज़रूरत की चीज़ है वहाँ उसको भेज दे रहा है। यही है रेफरल प्रणाली। वांग्मय सूची आंग्ल भाषा के बिब्लियोग्राफी का हिंदी रूपांतर है। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बिब्लियोन एवं ग्राफीन से हुई। बिब्लियोन का अर्थ होता है अर्थ है ग्रंथ एवं ग्राफीन का अर्थ है लेखन। इस प्रकार बिब्लियोग्राफी का अर्थ हुआ ग्रंथ लेखन। 18वीं शताब्दी के तक यही अर्थ रहा। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में इसका अर्थ है ग्रंथ लेखन के रूप में बदल गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिब्लियोग्राफी ये आपका आता है। ठीक है, तो वांग्मय सूची ये आता है, पेपर में ज़रूर आता है। वांग्मय सूची एक प्रकार का जो है कि संदर्भ स्रोत है जिसके द्वारा प्रकाशित साहित्य की सुव्यवस्थित सूची प्राप्त हो जाती है। वांग्मय सूची में ग्रंथालयों का एक आवश्यक उपकरण इसको माना जाता है। वांग्मय सूची विज्ञान अथवा कला, वास्तव में वांग्मय सूची विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, दोनों है ये भाई, क्योंकि ये हमको सूचना प्रदान करती है। ठीक है, वांग्मय सूची की आवश्यकता क्यों, तो साहित्यिक विस्फोट के फलस्वरूप प्रकाशित होने वाले साहित्य की में बाढ़ आ गई है। आज पाठकों की समस्या है कि साहित्य की अनुपलब्धता, बहुत ढेर सारे साहित्य हैं भाई, उनमें से कौन सी किसी के काम का है वो सब जानने के लिए हमको वांग्मय सूची तो सहायता प्रदान करती है। एक राष्ट्रीय वांग्मय सूची है, देखिए राष्ट्रीय वांग्मय सूची यहाँ पर दे दिया गया। राष्ट्रीय वांग्मय सूची, जिस वांग्मय सूची में किसी देश से समस्त भाषाओं और विश्व में प्रकाशित समस्त अध्ययन सामग्री को सूचीबद्ध किया जाता है, उसे राष्ट्रीय वांग्मय सूची कहते हैं। ठीक है, A.K. मुखर्जी के अनुसार राष्ट्रीय वांग्मय सूची किसी राष्ट्र के प्रकाशित संपूर्ण साहित्य की सूची होती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय वांग्मय सूची हो गया। अच्छा भाई, ये देख लीजिए इनक्यूनाबुला, यानी कि ये क्या है भाई, पुस्तक मुद्रण प्रणाली। ठीक है, पुस्तक मुद्रण प्रणाली, इसमें जो है कि शताब्दी में आरंभ हुआ और 15वीं शताब्दी से पूर्व 1499 तक प्रकाशित पुस्तकों को इनक्यूनाबुला कहते हैं। ठीक है, उस समय प्रकाशित पुस्तकें अत्यंत छोटी सूक्ष्म विचारों वाली होती थी। वांग्मय सूची वर्णनात्मक होती थी। ठीक है, इनक्यूनाबुला के प्रमुख उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग अब कहाँ चर्चा करेंगे, पेपर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वही पेपर है जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, और आज एक बार फिर इस पेपर पर चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन आपके काम की चीज़ है। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, वीडियो पूरा देखें। संदर्भ एवं सूचना स्रोत BLIS 06 है, और इसको हम लोग देख लेते हैं। अब पूरा ये बुक पढ़ने के बाद कौन कौन से प्रश्न हमको कहाँ से मिल रहे हैं। अच्छा भाई, देखिए, संदर्भ सेवा की परिभाषा पहले चैप्टर से, ठीक है, कल ही बता दिया था। शब्दकोश आज बताया, शब्दकोश बता दिया। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची भी बता दिया। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या है, ठीक है, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए होती है। संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित सूची जो तैयार की जाती है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, ठीक है, जैसे भारत में जितने ग्रंथ हैं, ठीक है, उनके विषय में जानकारी प्रदान करना है, तो ये राष्ट्रीय ग्रंथ सूची हो गई। अच्छा, और आगे चलते हैं, और आगे हम आपको दिखाते हैं हैंडबुक, नियम एवं दर्शिकाएँ, संदर्शिकाएँ से आप क्या समझते हैं। हैंडबुक मैंने आज ही समझाया। ठीक है, दिन प्रतिदिन का उसमें लेखा जोखा जो लिखा जाता है, हैंडबुक हो गई। अच्छा, और आगे चलते हैं, भौगोलिक स्रोत की परिभाषा। अभी मैंने आपको भौगोलिक स्रोत के विषय में बताया कि भौगोलिक स्रोत क्यों आवश्यक है, और भौगोलिक स्रोत का मूल्यांकन कीजिए। भौगोलिक स्रोत किसी भी देश का जो है कि पर्यटन स्थल के बारे में,
ठीक है। और उसमें जो है कि वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का व्यवसाय क्या है, वहाँ घूमने वाले स्थान कौन से हैं, वहाँ का मतलब मौसम कैसा है, ये सारी चीज़ें इससे जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, जीवन चरित्र हमने बता दिया ना। बायोग्राफिकल सोर्स क्या है, किसी महान व्यक्ति के विषय में जितनी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वो जीवन चरित्र है। संदर्भ सेवा एवं रेफरल सेवा, संदर्भ सेवा और रेफरल सेवा के विषय में हमने बता दिया, अंतर स्पष्ट करना है। संदर्भ सेवा और रेफरल सेवा, संदर्भ सेवा जो स्वयं जो है कि प्रदान करती है, और रेफरल क्या है, उस चीज़ को कहीं पर रेफ़र कर दिया जाता है जिससे जिससे संबंधित जो सूचनाएं रहती हैं। यहाँ पर देखिए, पुनरुत्पाद सेवा, पंचांग और मानक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रिप्रोग्राफिकल है पुनः उत्पादन करके और उसको जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। मानक मैंने कल ही बता दिया था कि किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले, किसी कार्य को करने से पहले उसके लिए मानक कुछ सिद्ध किए गए हैं, उनको देखना ज़रूरी होता है। पंचांग आप सभी के घर में है, ठीक है, उसमें शुभ अशुभ देखना और सारी चीज़ें, ठीक है। जो है कि भौगोलिक घटनाओं को देखना, आदि सबको देखने के लिए पंचांग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया बच्चों, लेकिन ये आपके लिए था और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये करीब करीब 45 मिनट का वीडियो हो गया, 50 मिनट का, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। BLIS 06 आप बिल्कुल जाएंगे और हंसते हंसते लिख करके चले आएंगे। BLIS 06 19 तारीख का आपका पेपर आज ही तैयार हो गया, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं सारे विषय का बना दूंगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।